Yeah, great. Now, see, what I thought is that in every lecture, I'll be taking some vocab, that will definitely help you out to perform better and to get a great score in speaking and writing. So I want you people to just jot the vocab, because this vocab is going to be about likes and dislikes. In many speaking topics, you are required to give your opinion whether you like it or not. आपको क्या ये पसंद है, आपको ना पसंद है, क्या आपको ये फॉर एग्जांपल अट्रैक्टिव लगता है कि नहीं, क्या आप उससे दूर भागते हो. सो बहुत सारी वोकैब ऐसे स्पीकिंग में भी आती है, एंड सिमिलर टाइप ऑफ वोकैब कैन आल्सो बी यूटिलाइज्ड इन राइटिंग पार्ट. So today I'm going to take a small session, probably of 5-7 minutes, 7 to 8 minutes of vocab. And this vocab is about likes and dislikes. अगर आपको कोई चीज पसंद है या तो फिर आपको कोई चीज नहीं पसंद है, तो उसको आप कैसे बोल सकते हो, rather than saying कि I like, I dislike. बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स है जो इंग्लिश में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो. The first word is basically going to be appeals to me. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द आइडिया ऑफ ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड रियली अपील्स टू मी. तो आपको नोटबुक में क्या करना है, यू नीड टू राइट अपील्स टू. अपील्स का मतलब होता है जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, उस चीज के लिए आप कह सकते हो. रादर देन सेइंग अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग, अट्रैक्टिव भी लिख सकते हो, बट यू कैन ऑलवेज से अपील्स टू मी. रिमेंबर वन थिंग, इट इज अपील नाउन भी है और अपील्स वर्ब भी है. अपील जो होता है कोर्ट में जो आप अपील करते हो वो भी अपील है, बट दिस अपील्स इज बेसिकली अ वर्ब. सो अपील्स टू का मतलब टू फाइंड समथिंग वेरी अट्रैक्टिव और इंटरेस्टिंग. आई होप यू पीपल आर फाइंडिंग इट. या एब्सोल्युटली एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू मी. आई एम भाई, रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है एवरीबॉडी. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. थोड़ा सा यस और नो करेंगे तो इट विल बी हैप्पी, आई विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि आपको पता चल रहा है कि नहीं. क्लियर. सो फर्स्ट इज गोइंग टू बी अपील्स. तो अपील का मतलब होता है कि कोई भी चीज आपको पसंद है उसके लिए आप कह सकते हो इट अपील्स टू मी. द सेकंड वोकैब इन दिस केस इज गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू. अट्रैक्टेड टू और अपील दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, बट देन अट्रैक्टेड से अपील इज बेसिकली लेसर यूज वर्ड्स. तो जहां पे आप अट्रैक्टेड का इस्तेमाल करते हो वहां पे अपील का भी इस्तेमाल कर सकते हो. बट अट्रैक्टेड भी अच्छी अच्छी वोकैब है. कॉज टू हैव अ लाइकिंग फॉर इंटरेस्ट इन समथिंग. आई ऑल्सो मेंशन द मीनिंग ऑफ द वर्ड. ये सारी वोकैब लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए है. जहां पे भी आपको कोई चीज पसंद या नापसंद हो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. ओके. द थर्ड इज अ वेरी वंडरफुल वोकैब. आई लाइक हिम बट अनफॉर्चुनेटली ही कांट स्टैंड मी. कैन यू गेस ये ही कांट स्टैंड मी का मतलब क्या होता है? यस, आई वांट एवरीबॉडी टू पार्टिसिपेट. व्हेन आई से ही कांट स्टैंड मी, इसका मतलब क्या हुआ? गेस कीजिए. इन रीडिंग में काफी चीजें आपको गेस करने की आएगी. ओके, वेरी गुड जीत. यू हैव सी, अगर आप कोई चीज नहीं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द वोकैब ऑफ फ्यू वर्ड्स, एवरीबॉडी प्लीज लिसन टू मी. इफ यू आर नॉट एबल टू गेट द वोकैब ऑफ फ्यू वर्ड्स, जैसे कि इन दिस केस यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, तो आपको ये पता चल जाना कि रीडिंग में भी ऐसा आएगा. इन रीडिंग ऑल्सो यू माइट नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू वर्ड्स. तो आप यहाँ पे देखिए आई लाइक हिम बट अनफॉर्चुनेटली ही कांट स्टैंड मी. अब शायद आपको पता नहीं है कि ही कांट स्टैंड मी का मतलब क्या है. तो आप आगे देखिए, आई लाइक हिम है, आई लाइक हिम इसलिए इसका मतलब ये हुआ कि मैं उसको पसंद करता हूं. फॉर एग्जाम्पल आई लाइक हिम, बट अनफॉर्चुनेटली दैट मीन्स अ कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टिव हैज कम. कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टिव हैज कम. तो कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टिव का मतलब होता है कि आगे जो आपने लिखा है आई लाइक हिम, उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट चीज आने वाली है. फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू डोंट नो द मीनिंग, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ही कांट स्टैंड मी का मतलब हुआ मैं उसको पसंद नहीं हूं. सो इसका मतलब, ये पूरे सेंटेंस का मतलब है मैं तो उसको पसंद हूं, मैं तो उसको पसंद करता हूं, बट अनफॉर्चुनेटली वो मुझे पसंद नहीं करता. तो इसका मतलब हुआ ही कांट स्टैंड मी. वेरी नाइस वोकैब स्टूडेंट. आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो व्हाइल स्पीकिंग एंड राइटिंग, मोर ऑफन इन स्पीकिंग. I can never understand why people are so captivated by royal weddings. Captivated का मतलब वो उसकी चकाचौंध से आप वो हो जाता है captivated. उससे आप काफी you feel absolutely attracted to that part. So it's a wonderful word. कोई चीज ऐसी जिससे आप कैप्टिवेटेड, उसके मंत्रमुग्ध हो जाना. हाँ, बहुत अच्छा इसके लिए मैंने वर्ड निकाला. कैप्टिवेटेड का मतलब होता है मंत्रमुग्ध हो जाना. So attract and hold the interest and attention of. So whenever you are saying that I am very much fascinated by, तो आप ये भी कह सकते हो I am absolutely captivated by. Very nice vocab that you can utilize. Exactly. Fascinating के बदले आप captivated लिख सकते हो. Fascinated is a commonly used word. I won't say very commonly used word, but somewhat common in comparison to captivated. Okay. उसके बाद जो vocab है वो detest है. Detest is a very nice word. कोई चीज को आप नफरत करते हो, कोई चीज को आप नफरत करते हो, उसको पसंद नहीं है आपको,
तो आप कह सकते हो आई डिटेस्ट सी फूड, अ लॉट ऑफ पीपल डिटेस्ट सी फूड एंड सम आर इवन एलर्जिक टू ईट। काफी लोग उसको नापसंद करते हैं, वो डिसलाइक इंटेंसली, इंटेंसली मतलब बहुत तीव्रता से मैं उसको नामंजूर करता हूँ, डिसलाइक करता हूँ, और काफी लोग उससे एलर्जिक भी है। सो आई होप यू पीपल हैव टेकन दिस 5 vocab: appeals to, attracted to, can't stand me, captivated by, detest, very high-fi vocab you can utilize in your speaking. Okay, then comes disgust, very nice word. इसमें दो आपको चीज जानने को मिलेगी, bigoted people disgust me with their small minded attitudes। तो पहले मैं समझाना चाहूंगा डिस्गस्ट का मतलब। डिस्गस्ट का मतलब हम लोग कहेंगे डिस्गस्टिंग बिहेवियर, बिल्कुल बेहुदा बिहेवियर आपका, तो हम कहेंगे डिस्गस्टिंग बिहेवियर। तो वैसे ही a feeling of revulsion or strong approval aroused by something unpleasant। Is it getting clear? बहुत ही डिस्गस्टिंग बिहेवियर है आपका। एनोइंग, एनोइंग कम है, काफी काफी ने ऐसा बोला है कि सर डिस्गस्ट का मतलब एनोइंग, एनोइंग चीज अलग है, एनोइंग का मतलब मुझे इससे, मैं उससे परेशान हूं फॉर एग्जांपल, लेकिन डिस्गस्ट का मतलब आप उसको तकरीबन तकरीबन हेट के हिसाब से दे सकते हो। यू कैन से दैट इट आई एब्सोल्युटली नो, डिस्गस्ट का मतलब मैं उससे नफरत करता हूं, ऑलमोस्ट आप हेट की कंपैरिजन में रख सकते हो उसको। सो डिस्गस्ट का मतलब होता है आई हैव गॉट स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। इज इट गेटिंग क्लियर? लेकिन याद रखना है hate is a permanent thing and disgust is a, for example I hate my, I hate my friend, तो I hate का मतलब होता है कि मैं उसको लाइफ टाइम हेट करता हूं, लेट मी टेल यू। लेकिन अगर कोई छोटी सी चीज से, अगर कोई छोटी सी चीज से अगर मुझे उसके फॉर एग्जांपल तकलीफ है, फॉर एग्जांपल आपका भाई है जो उसका बिहेवियर कहीं पे गए और बहुत खराब लगा, तो आप उसको नहीं कहेंगे कि आई हेट योर बिहेवियर, यू वुड रादर से आई योर बिहेवियर वाज डिसगस्टिंग। तो वो टेम्पररी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं ये यहाँ पे कहना चाहूंगा कि बाइगोट का मतलब क्या है। नाउ बाइगोट मीनिंग ऐसे आदमी, यहाँ पे लिखा है बिकॉज यहाँ पे बाइगोटेड पीपल का भी इस्तेमाल हुआ है। बाइगोट ऐसे आदमी, फॉर एग्जाम्पल, हाँ घी नाना, एग्जैक्टली। बाइगोट का मतलब ऐसा आदमी जो अपने आइडियाज से किसी और के आइडियाज को पसंद ही नहीं करता, वो इंटॉलरेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसा आदमी है जिसको अपने ही आइडियाज के अलावा कोई भी आइडियाज ना सुनने के लिए तैयार है, ना समझने के लिए तैयार है। तो ऐसे आदमी को कहेंगे हम लोग बाइगोटेड पीपल। अंडरस्टूड नाउ? ओके, देन कम्स ड्रेड्स, वेरी नाइस, ही इज अ वेरी पंक्चुअल पर्सन एंड ड्रेड्स बीइंग लेट फॉर एनीथिंग, एंड ड्रेड्स बीइंग लेट फॉर एनीथिंग। ड्रेड्स का मतलब उसको डर रहता है। आई लेट मी टेल यू कि कोई मुझे फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे लेट पहुंचूं तो मुझे तो डर लगता है कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ड्रेड्स का मतलब होता है एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन का मतलब भी डर होता है और फियर का मतलब भी डर होता है। इज इट गेटिंग क्लियर? सो वेरेवर यू आर यूटिलाइजिंग फियर यू कैन यूटिलाइज द वर्ड dreads. It's a very nice word. Okay, then comes wonderful vocab fancies. For example, fancy is also a very nice word. Fancy का इस्तेमाल कर सकते हो। Exactly. So my brother fancies spending some time working abroad. Is it getting clear? Feel a strong desire or liking for, जिससे जो मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहूंगा आई फैंसी नो वर्किंग अब्रॉड, आई फैंसी म्यूजिक। तो ये सारी चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स अ पॉजिटिव वर्ड, और जहां पे आपको चीज पसंद है उसका इस्तेमाल कर सकते हो। फैसिनेटेड बाय, आई एम फैसिनेटेड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। फैसिनेटेड मतलब अट्रैक्टेड, अट्रैक्टेड से बहुत ज्यादा। मैं चाहूंगा आप ये चीज को समझे। वैसे देखा जाए तो अट्रैक्टेड के सामने हम फैसिनेटेड रख सकते हैं, बट इफ यू सी द मीनिंग, इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड। आर यू गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अगर कोई चीज से मैं अट्रैक्टेड हूं तो मैं बोलूंगा अट्रैक्टेड हूं, बट व्हेन आई से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, व्हेन आई से स्ट्रांगली अट्रैक्टेड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन से फैसिनेटेड। तो देखिए अट्रैक्टेड की आगे मैंने स्ट्रांगली का इस्तेमाल किया, स्ट्रांगली वो एडजेक्टिव है, तो अट्रैक्टेड तो है लेकिन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है, तो उसके लिए मैंने कहा इस्तेमाल fascinated. Exactly, clear? Okay, then comes she is fond of। जैसे कि फॉर एग्जांपल fond of का इस्तेमाल काफी जगह पे करते हो, having a strong affection or liking। So I hope you people have taken this word disgust, dreads, fancies, fascinated by and fond of। Okay, then comes the word keen, very nice, it's a very nice word। A lot of people are keen on football but it doesn't interest me। काफी लोग फुटबॉल पे काफी कीन है, ईगर है। ईगर मतलब आई एम वेरी मच कीन ऑन प्लेइंग फुटबॉल, या तो फिर आई एम वेरी मच कीन ऑन फुटबॉल। तो कीन ऑन फुटबॉल का मतलब शायद मुझे देखना भी पसंद है और शायद मुझे खेलना भी पसंद है, बट इट डजंट इंटरेस्ट मी, बट मुझे वो पसंद नहीं है। इज इट गेटिंग क्लियर? सो कीन ऑन का मतलब होता है ईगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड।
देन वी वर कोल्ड एंड वेट. कोल्ड एंड वेट का मतलब होता है मैं भीग गया था. फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव कॉट विथ अ रेन एंड यू माइट बी एब्सोल्युटली वेट. इन दैट केस लॉन्ग्ड फॉर ए हॉट ड्रिंक का मतलब हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर. फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत ठंड लगती है, घर पे आते हो और आप बोलते हो मम्मी जल्दी से मुझे चाय बना के दो. तो रादर देन सेइंग आई हैव स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ ड्रिंकिंग टी, आई एम लॉन्गिंग फॉर हॉट ड्रिंक. मम्मी को आप कह सकते हो आई एम लॉन्गिंग फॉर हॉट ड्रिंक, मतलब कि मुझे बहुत तीव्र इच्छा है कि मुझे गर्म पानी गर्म चाय बना के दो. I don't like early morning starts and absolutely loath having to get out of bed early. Loath और hate दोनों सेम है. So जहां पे आप hate का इस्तेमाल करते हो, hate मतलब नफरत, वहां पे आप loath का इस्तेमाल कर सकते हो. लिखा है loath का मतलब feel intense dislike और disgust. वैसे देखा जाए तो disgust है, लेकिन मैंने बताया था वैसे disgust is a temporary thing. कोई भी बिहेवियर खराब है, शायद उसका उसके कपड़े खराब है, तो आप तब इस्तेमाल कर सकते हो. हेट और लोथ परमानेंट है, so you can utilize loath instead of hate. Okay, I always look forward to my English lessons. Look forward to मतलब eager to. For example, I look forward to my IELTS sessions, isn't it? तो look forward to का मतलब जैसे कि अगर 8:30 बजे है तो कब 8:30 बजे और कब मेरा लेक्चर चालू हो जाए. मैं चाहूंगा आप सब लोगों को ऐसा होना चाहिए हर लेक्चर के पहले. तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू माई IELTS सेशंस गेटिंग स्टार्टेड एट 8:30 PM. वो आप कह सकते हो. आई एम पैशनेट अबाउट. पैशनेट मतलब उससे बहुत, फैसिनेटेड के बाद पैशनेट. पैशनेट का मतलब फॉर एग्जांपल हॉबी के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है. आई एम पैशनेट अबाउट क्रिकेट. सो आई एम पैशनेट अबाउट फ्लाइंग बट रेयरली गेट द चांस टू गो एनीवेयर बाय प्लेन. तो पैशनेट का मतलब होता है हैविंग, शोइंग और कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और बिलीव्स. बहुत तीव्र इच्छा, उसको हम बोलेंगे पैशनेट. सो आई होप यू हैव टेकन दिस वर्ड्स एज वेल. कीन ऑन, लॉन्ग्ड फॉर, लोथ, look forward to and passionate. Okay, and last three words of likes and dislikes. She is a vegetarian and the thought of eating meat repels her. मैं समझना चाहूंगा what is the meaning of repels. Yes guys, what is the meaning of word repels? Yes, और बताएंगे मुझे repels किसका opposite है. आपने पढ़ा होगा, you must have studied in your life कि repel और repel किसका opposite है. वेरी गुड, एग्जैक्टली इट इज द ऑपोजिट ऑफ एट्रैक्टिव. फॉर एग्जांपल वो एट्रैक्टिव है, तो एट्रैक्टिव का एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है रिपेल्स. रिपेल्स मतलब उससे दूर भागना. क्या कहेंगे इसका मतलब? दैट मीन्स यू वांट, यू आर एब्सोल्युटली यू डोंट लाइक इट. जैसे कि यहाँ पे सी इज ए वेजिटेरियन एंड द थॉट ऑफ ईटिंग मीट रिपेल्स हर. फॉर एग्जाम्पल वो वेजिटेरियन है, सिर्फ ये सोचना कि मुझे मीट खाना पड़ेगा वो उसको ड्राइव बैक कर रहा है, और अवे मतलब उसको दूर भेजता है. वो पसंद नहीं है उसको. So repel is basically the opposite of attract. Is it getting clear? Okay, then comes tempted. Supermarkets know that customers who come in for essential items like milk and bread are often tempted by special offers on other products. Tempted मतलब entice हो जाना. यहाँ पे दो वर्ड मैं समझाना चाहूंगा. Tempted, for example, अगर आप कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो, you have got मारुति अल्टो कार, और अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई नई कार आई है, एडवर्टाइजमेंट में ऐसा दिखाता है कि वो कार का इस्तेमाल फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन कर रहा है, तो आप वो टेम्पटेड हो जाओगे. टेम्पटेड का बहुत अच्छा वर्ड है एंटाइज्ड बाय. आई वांट यू पीपल टू यूटिलाइज दिस बिकॉज एडवर्टाइजमेंट्स के काफी एसेज आते हैं. आई वुड लाइक टू टेल यू एडवर्टाइजमेंट्स पे काफी एसेज भी आते हैं, स्पीकिंग के भी काफी टॉपिक्स आते हैं. उसमें ऐसा लिखा जाता है कि डू यू बिलीव दैट एडवर्टाइजमेंट्स prompts us, tempts us to purchase those things that we don't want to purchase or that we don't need. तो आप टेम्पटेड बार बार इस्तेमाल करना, तो आप उसका इस्तेमाल एंटाइज भी कर सकते हो. वेरी नाइस वर्ड्स. टेम्पटेड बाय मतलब उससे आकर्षित हो जाना. एंटाइज का मतलब भी होता है उससे आकर्षित हो जाना. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बाहर है, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा बैंक आपको 5.5% ब्याज देता है. इट इज ओनली गिविंग यू 5.5% इंटरेस्ट. अब फर्ज करो कि कोई ऐसा है कि आपको 10% ब्याज देता है. 10% ब्याज सोचने वाली बात है. तो आप क्या करोगे? कोई ऐसी स्कीम लेके आता है कि आप 100 रुपए डालोगे तो मैं आपको हर महीने, हर साल 10% ब्याज दूंगा. तो आप क्या हो जाओगे? यू विल बी टेम्पटेड टू इन्वेस्ट इन हिज स्कीम. यू विल बी एंटाइज्ड टू इन्वेस्ट इन हिज स्कीम. एग्जैक्टली. Seduced is basically is also one of the words, but tempted and entice are also you can utilize. Okay, then ये बहुत अच्छी word है. We had been working very hard and were yearning for a holiday. तो हम लोग काफी टाइम से वर्क कर रहे थे और काफी टाइम से हम ये डिजायर कर रहे थे कि भाई अब हॉलीडे आए.
जैसे कि काफी लोग जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से काम कर रहे हैं, अब चाहते हो कि आप दिवाली का वैकेशन जल्द से जल्द आए, तो आप कह सकते हो वी हैड बीन वर्किंग वेरी हार्ड ओवर द लास्ट 4 to 5 months एंड वेयर यर्निंग फॉर अ दिवाली ब्रेक। अंडरस्टूड नाउ स्टूडेंट्स? तो आप 3 वर्ड यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, रिपेल्स, टेम्प्टेड बाय, उसके साथ एक दूसरा वर्ड है एंटाइज्ड, और एक और भी वर्ड है यर्निंग। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? सो आई होप यू हैव टेकन दिस वर्ड्स। Absolutely, exactly, is yeah, you can say that, yes, enthralled भी कह सकते हो आप। Okay, any questions, any doubts students? So I'll be going for a new slide. I will be taking vocab every time now. I'll be taking vocab every time now. जब जब मैं lecture लूंगा तब मैं vocab भी लूंगा। Understood now? Okay, so I will be now shifting to a new slide. I hope you people have jotted the words. Okay. Okay. Now for most important thing, सबसे important चीज, I gave you an essay to write. I don't know, how many of you have written an essay. Now this is ये जो ऐसे मैं हर वक्त आपको बताता हूँ कि जो मैं ऐसे आपको देता हूँ सैटरडे को for doing for in the test, and I write the answer of this essay myself and I don't copy from any book. और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ध्यान से देखें और आप इसको अच्छी तरह से महसूस तभी कर पाएंगे, for example, if you people have attempted the test. Now those students who have not attempted the test, I'll try to make sure कि मैं ऐसे उनको समझाऊं ताकि उनको पूरी चीज समझ में आ जाए. So this was the topic which was given on Saturday test. Any student who have not attempted the test, उनको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपने लिखा है आंसर तो ज्यादा मजा आएगा, लेकिन नहीं भी लिखा है, I'll make sure you understand everything. I hope you people have written on this. Yes, everybody, guys. Yeah, okay, fine. Now let me first of all take this. ये बहुत मजा आएगा आपको. It will be a wonderful thing. Yeah. मैं सबको ये कहना चाहूंगा, आई विल टेल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू कि अगर फॉर एग्जांपल यू आर सपोज टू सबमिट द पेपर्स बाय 6 PM ऑन संडे, द पेपर्स व्हिच आर गिवन टू यू ऑन सैटरडे आर टू बी सबमिटेड ऑन बाय 6 PM ऑन संडे. But in worst possible case scenario, if you're not able to submit by 6 PM on Sunday, which I don't want that to happen, but if somehow that thing happens, you can even submit by Monday. मैं नहीं चाहूंगा आप irregular रहे, बट न देने से कई गुना ज्यादा है कि आप पेपर को मंडे तक दे सकते हो. क्लियर? ओके. नाउ द टॉपिक वाज many countries are spending a good amount of money to make bicycle usage easier. Okay. Many countries are spending a good amount of money to make bicycle usage earlier. What is the reason behind it? Is this the viable solution to the traffic problem? Now मैं ये कहना चाहूंगा, सिर्फ आपको ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन का ऐसे नहीं है. लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, क्योंकि फॉर एग्जांपल ये आपको सॉल्यूशन दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें आपको सॉल्यूशन नहीं देना है. आपको ये सवाल का जवाब देना है कि क्या ये वायबल सॉल्यूशन है, नंबर वन. So I'll just try to make things clear for all of you. I'll just try to make things clear for all of you. Many countries are spending a good amount of money to make bicycle usage earlier. आप लोगों ने देखा होगा, I don't know how many of you are doing cycling, but I do cycling in the morning. And if you go on Sindhu Bhavan Road, I don't know how many of you have gone to Sindhu Bhavan Road, इतने आपको ऐसा लगेगा कि आप इंडिया में हो ही नहीं, आपको ऐसा लगेगा you have come to Europe. So lot many people are doing cycling right now, isn't it? बहुत लोग cycling का cycling करते हैं. And what they do is that let me tell you, India is far behind. मैं सिर्फ आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा. I have been to Europe, I have been to number of countries, लेकिन यूरोप में साइकिलिंग काफी सालों से इस्तेमाल होता है. There are dedicated treks for cycling. और अभी काफी कम कंट्रीज ऐसी, इनफैक्ट चाइना इज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ मेकिंग द एंटायर कंट्री, एक दिन ऐसा हो जहां पे लोग सिर्फ साइकिल लेके अपने वर्क प्लेसेस पे जाए. तो काफी कंट्रीज इन्वेस्टमेंट कर रही है साइकिलिंग के यूजेज पे. क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, उसका कारण क्या है. और दूसरा, क्या ये करना, साइकिलिंग पे पैसे इन्वेस्ट करना, is it a viable solution? viable का मतलब क्या होता है? Can you tell me what is the meaning of word viable, students? viable का मतलब क्या होता है? Yes, exactly. What is the meaning of viable? Practical, exactly. viable का मतलब होता है practical solution to the traffic problem. Now मैं सबको ये कहना चाहूंगा, I would like to ask everybody, which two words are over here? कौन से ऐसे words है जिसका आप इस्तेमाल ज्यादा करोगे इस ऐसे में? मैंने लास्ट टाइम भी आपको समझाया था, मैं आपका थिंकिंग सुधार रहा हूं.
आई एम ट्राइंग टू इन्वेस्ट ऑन योर थिंकिंग माय डियर स्टूडेंट्स, का आप ये थिंकिंग करें कोई भी ऐसे के पहले. तो कैन यू टेल मी गाइस विच वर्ड्स बाइसिकल का इस्तेमाल करोगे? दैट्स ट्रू, बट बाइसिकल यू कैन नॉट चेंज. लेट मी टेल यू, काफी लोग बाइसिकल बाइसिकल कर रहे हैं, लेकिन बाइसिकल आप चेंज नहीं कर सकते. यू कैन नॉट चेंज द वर्ड बाइसिकल, एवरीबडी. No, 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 no. Which word are you going to utilize, over here, which is going to be utilized by, by you lot many times? यहाँ पे जो अगर इस्तेमाल होगा वो है word spending. I would like to tell you कि, spending, money तो है, money रहेगा, वो ठीक है. लेकिन spending is the word. You try to concentrate on that. Spending का इस्तेमाल आप बार बार करोगे. I would like to make it very clear. तो आपको उसकी vocabulary ऐसे स्टार्ट करने से पहले उसको बाजू में लिख दो, बिकॉज यू आर गोइंग टू यूटिलाइज द वोकैबुलरी ऑफ स्पेंडिंग अगेन एंड अगेन. एंड कैन यू टेल मी विच इज द अदर वर्ड दैट यू आर गोइंग टू यूटिलाइज इन द एसे? यस, which word you are going to utilize once again in your essay? ट्रैफिक तो है, मेरे हिसाब से वायबल. वायबल का इस्तेमाल नहीं होगा. डोंट यू थिंक दैट वर्ड वायबल इज आल्सो गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड, बिकॉज वायबल का क्वेश्चन ही ये है, क्या ये वायबल सॉल्यूशन है? तो वायबल के लिए एग्जैक्टली वायबल के लिए क्या होगा? So you need to understand, students, before you start writing an essay, that these are the words that you are going to see. See the screen. I have put a new screen over here. ये ऐसे वर्ड्स है जो आपको बार बार इस्तेमाल करोगे, जैसे कि स्पेंडिंग. तो स्पेंडिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो वर्ड इन्वेस्टिंग, बजटिंग, फाइनेंसिंग, एलोकेटिंग. वायबल का इस्तेमाल भी बार बार होगा, बिकॉज क्वेश्चन सेकंड इज बेस्ड ऑन दैट. वायबल का मतलब हो सकता है प्रैक्टिकल, वेरी नाइस वर्ड, प्रैग्मेटिक, फीजिबल या वर्केबल. और मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था प्रैक्टिस ये एक ऐसी चीज है, प्रैक्टिस मतलब ये चीज को करना. क्या ये स्पेंड करना? फॉर एग्जांपल मेनी कंट्रीज आर स्पेंडिंग ऑन बाइसिकल यूजेज, मनी और टू मेक बाइसिकल यूजेज इज इजियर. तो ये जो चीज है, द एंटायर सिस्टम, द एंटायर प्रैक्टिस ऑफ स्पेंडिंग मनी ऑन बाइसिकल यूजेज, इसको हम कहेंगे प्रैक्टिस, फिनोमिनन, प्रोसेस, मेथड, कस्टम, प्रोसीजर, कन्वेंशन, हैबिट. ये सारी चीजें इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन मैं हर वक्त कहना चाहूंगा ये प्रैक्टिस के सिनोनिम्स आप दिमाग में डाल दीजिए. इसका इस्तेमाल बार बार होगा एसे में, बहुत सारे एसेस में इस्तेमाल होता है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. सो हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर यू गोइंग टू राइट ओवर हियर? इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड एसे. व्हिच टाइप ऑफ एसे इज दिस एसे? 5 प्रकार के एसेस होते हैं: ओपिनियन एसे, डिस्कशन एसे, प्रॉब्लम सॉल्यूशन एसे, देन कम्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज डबल क्वेश्चन ऐसे. तो ये जो है इट्स बेसिकली अ डबल क्वेश्चन ऐसे या तो फिर क्वेश्चन बेस्ड ऐसे. सो हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर यू गोइंग टू राइट गाइस एंड गर्ल्स? हाउ मेनी पैराग्राफ्स आर यू गोइंग टू राइट? 4 पैराग्राफ्स. वेरी गुड, यू नीड टू राइट 4 पैराग्राफ्स एवरीबॉडी. ये पहले दिमाग में डाल दो. बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग द ऐसे you need to have that in your mind. Okay, so if the first paragraph is going to be introduction, second paragraph will give the answer कि बाइसिकल पे ज्यादा स्पेंडिंग हो रहा है, उसके इस्तेमाल पे ज्यादा कंट्री स्पेंड कर रही है, वो उसका कारण क्या है, वो दूसरे पैराग्राफ में होगा. और तीसरा जो पैराग्राफ है उसमें आपको वो सवाल का जवाब देना है कि वेदर दिस इज गोइंग टू बी अ वायबल सॉल्यूशन और नॉट. इज इट गेटिंग क्लियर? ये क्या वायबल सॉल्यूशन है कि नहीं? क्लियर और नॉट एवरीबॉडी? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पैराग्राफ. ओके, नाउ एक चीज याद रखिए. Now, what I am going to do is that which sentence I am going to paraphrase. Can you tell me which sentence I am going to paraphrase? मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ही सेंटेंस को मैं paraphrase करूंगा. The first sentence is going to be this. Have you understood? Everybody, you are not going to paraphrase this. इसको paraphrase करने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस को paraphrase करना है. Many countries are spending a good amount of money to make bicycle usage earlier. मैं एक आपको दूसरी चीज कहना चाहूंगा. मैंने काफी लोगों के एसेस पढ़े. आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू एसेस ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स. वो लोग इसको भी पैराफ्रेज करने की कोशिश करते हैं. ये क्वेश्चन प्रॉम्प्ट को पैराफ्रेज करने की जरूरत नहीं है. You don't need to paraphrase this question prompt. And I found out that a lot of people were also paraphrasing this question prompt. Clear? Okay. So other important thing that I would like to tell you is that कि पहली जो सेंटेंस है, many countries are spending a good, और इसको याद कर लीजिए, बहुत कंट्रीज स्पेंड कर रही है पैसा ताकि बाइसिकल का यूजेज इजी हो जाए. तो इसी चीज को आपको पैराफ्रेज करना है. तो दिस इज व्हाट आई हैव डन. द फर्स्ट लाइन इज पैराफ्रेजिंग ऑफ दैट सेंटेंस. देखिए, इट इज, ये मैंने ऐसे लिखा है, इट इज वाइडली नोन दैट मेनी कंट्रीज बोथ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग आर इन्वेस्टिंग साइजेबल अमाउंट ऑफ बजट टू मेक इट इजी फॉर पीपल टू यूज बाइसिकल.
देखिए कितनी सुंदर तरीके से मैंने पूरे सेंटेंस को ना सिर्फ पैराफ्रेज किया, बट आई ट्राइड टू मेक इट बिगर. What are the additional things I utilized? Can you tell me what are the additional things I have utilized so as to make the sentence bigger? Can you note, my dear students? कौन सी चीज मैंने इस्तेमाल की ताकि ये चीज को मैं बड़ा कर सकूं? डेवलपिंग एंड डेवलप, वेरी गुड, एग्जैक्टली. तो मैंने ये दोनों, देखो ये इसको क्यों, इसका मैंने डेवलपिंग एंड डेवलप का इस्तेमाल किया. व्हाई डिड आई नॉट गो फॉर अंडर डेवलप कंट्रीज? अंडर डेवलप कंट्रीज इसलिए कि भाई अंडर डेवलप कंट्रीज में तो खाने की भी प्रॉब्लम्स है, तो वहां पे बाइसिकल की चीज तो बाद में आती है. सो ज्यादातर देखा गया है कि यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सारी चीजें होती है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री. इंडिया में भी होती है, ज्यादातर डेवलप कंट्री में होती है. सो व्हाट आई हैव डन इज दैट आई हैव क्रिएटेड वन वेरी वंडरफुल सेंटेंस जो पैराफ्रेज है ऐसे का सेंटेंस का. अब दिस इज द थीसिस स्टेटमेंट. इसको क्या कहेंगे हम लोग? द सेकंड सेंटेंस इज गोइंग टू बी थीसिस स्टेटमेंट, एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन योर एंटायर एसे. दिस essay intends to analyze the reason for this growing phenomenon. क्योंकि आपका टॉपिक क्या था? आपका क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जांपल कि इसका कारण क्या है, क्यों पैसा लोग खर्च करते, कंट्रीज खर्च करती है. तो मैंने यहाँ पे लिखा है दिस essay intends to analyze the reason for this growing phenomenon and discuss if this development is the most pragmatic way to handle the traffic issue. और वो डिस्कस करेगा क्या इस पे पैसे खर्च करना वो प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल तरीका है ट्रैफिक को हैंडल करने का. एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? कैन यू टेल मी हाउ मेनी सेंटेंसेस आई हैव यूटिलाइज्ड? कितने सेंटेंस यहाँ पे लिखे मैंने? कितने सेंटेंस लिखे मैंने? बताओ मुझे. सिर्फ दो सेंटेंसेस लिखे, और ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा. और पता है कितने वर्ड्स हुए? देखने वाली बात है, देखो कितने वर्ड्स हुए. जस्ट चेक इट आउट हाउ मेनी वर्ड्स आई हैव रिटन. 52 वर्ड्स हो गए. I have written 52 words and I have written only 2 lines my dear students. सिर्फ 2 लाइन और 52 वर्ड्स हो गए. अंडरस्टूड? ओके. अब मैं बात करता हूं पहला, फॉर एग्जांपल पहले तो फर्स्ट पैराग्राफ में दिस ऐसे इंटेंस टू एनालाइज द रीजन, ये ऐसा क्यों हो रहा है. तो यहां पे लिखा है द मेन रीजन फॉर दिस इन्वेस्टमेंट इज दैट दिस कंट्रीज रियलाइज कर रही है कि साइकिलिंग इज ए क्लीन अल्टरनेटिव टू मोटर बाइक्स एंड कार्स. And so, investing in facilities for cycling will help reduce congestion and pollution. एक बड़ा कारण है ये कंट्रीज इस पे इस्तेमाल कर रही है, वो ये है कि साइकिलिंग एक क्लीन अल्टरनेटिव है. अल्टरनेटिव मतलब उसके ऑप्शन है, एक ऑप्शन है टू मोटर बाइक्स एंड कार्स. एंड सो इसमें अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कंजेशन और पॉल्यूशन दोनों कम होगा. इज इट गेटिंग क्लियर? फिर मैं उसको और समझा रहा हूं. Problems related to congestion in the cities of the emerging world continue to grow and will grow faster than any investment in new roads could match. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. प्रॉब्लम्स कंजेशन के कारण जो प्रॉब्लम सिटीज में हो रहे हैं इमर्जिंग वर्ल्ड में, इमर्जिंग मतलब डेवलपिंग वर्ल्ड में, वो बढ़ते ही जा रहे हैं और इतनी स्पीड से बढ़ रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो इन्वेस्टमेंट करते हो उस पे जो डेवलपमेंट होता है उससे कहीं गुना ज्यादा कंजेशन के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं. मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा. अहमदाबाद की अगर बात करें तो बहुत सारे आपको पता है कि ब्रिजेस बन रहे हैं, ओवरहेड्स, फॉर एग्जांपल बीआरटीएस बन गया, देन मेट्रो बन रहा है. लेकिन आप सोचिए इतना सारा बनने के बावजूद ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम तो है ही है, वो तो बढ़ ही रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रैफिक कंजेशन का जो प्रॉब्लम है उसकी गति जो बढ़ने की है, हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं उसके कारण जो कम होगा उससे कई गुना ज्यादा है. इज इट गेटिंग क्लियर? फाइनली मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, देखने वाली बात है. Many European countries have started allocating finance to special bicycle routes and bicycle manufacturing. दो चीजों पे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक तो बाइसिकल रूट को बनाना और दूसरा बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना इन अ बिग वे, एंड हैव सीन मैनी पॉजिटिव इफेक्ट्स. और उनको काफी पॉजिटिव इफेक्ट्स दिखने को मिली. इज इट गेटिंग क्लियर? कितने वेलेंट सेंटेंसेस हुए स्टूडेंट्स? हाउ मेनी सेंटेंसेस आई हैव यूटिलाइज्ड? प्लीज गेस. सोचो कितने सेंटेंसेस हुए? ओनली 3. आई हैव रिटन ओनली 3 सेंटेंसेस गाइज एंड गर्ल्स, ओनली 3. एंड लेट मी टेल यू ये 84 वर्ड्स हुए. I have written 84 words and I have written 3 sentences. Is it getting clear everybody? Sure? तो आप देख सकते हो उसमें, ये आपके सामने इसलिए लिख रहा हूं, मैंने खुद ने लिखा हुआ है.
सो आपको पता चलना चाहिए कि सी आई हाउ आई एम ट्राइंग टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द सेंटेंस. इज इट गेटिंग क्लियर? ओके, उसके बाद अब किसके बारे में लिखना है? व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? भूल गए ना हो तो मुझे बताओ, व्हाट इज द क्वेश्चन नाउ? क्वेश्चन ये है, आपको ये देखना है क्या ये इन्वेस्टमेंट करना वो वायबल सॉल्यूशन है कि नहीं. अंडरस्टूड? वेदर दिस इज अ वायबल सॉल्यूशन और नॉट, उसके बारे में आपको लिखना है. तो मैं, देखिए आप कह भी सकते हो कि वायबल सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि पीपल आर मूविंग टुवर्ड्स बाइसाइक्लिंग, आपके लिए भी बेहतर रहेगा आप ये कहें कि ये वायबल सॉल्यूशन है. अब देखिए मैं क्या लिखता हूं, देखिए use of bicycle can be considered one of the most practical solutions in modern world. आप देख सकते हो viable, practical, pragmatic, काफी वर्ड्स का इस्तेमाल हुआ है. हर बार आप viable viable लिखोगे, that will show कि आपके पास viable के अलावा कोई भी वर्ड की वोकैबुलरी नहीं है. मैंने बताया था आपको पहले कि before you start writing an essay, you should have jotted on the piece of paper कि कौन से वर्ड्स इसके सिनोनिम्स है. तो देखिए प्रैक्टिकल का भी इस्तेमाल हुआ, प्रेगमेटिक का भी इस्तेमाल हुआ. आई एम स्पीकिंग वंस अगेन. यूज ऑफ बाइसिकल कैन बी कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस इन मॉडर्न वर्ल्ड. आप जब पैराग्राफ लिखना चालू करते हो, यू नीड टू मेक श्योर जो पहला सेंटेंस है जिसको हम टॉपिक सेंटेंस कहेंगे पैराग्राफ का, वो आपके सवाल का जवाब देना चाहिए. सवाल ये था कि क्या ये इन्वेस्टमेंट करना वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है कि नहीं. तो आपका पैराग्राफ इधर उधर नहीं घूमना चाहिए. आपके पैराग्राफ की पहली लाइन में ये पता चल जाना चाहिए कि आपका रवैया क्या है, व्हाट बेसिकली इज योर ओपिनियन. तो यहाँ पे पहली लाइन में पता चल रहा है कि मेरा ओपिनियन क्या है, यस और नो एवरीबडी. क्या आपको पता चल रहा है कि मेरा क्या है, ये रवैया, ये सॉल्यूशन पे मैंने किया है, इज इट अ नाइस सॉल्यूशन, आई मीन इज इट द राइट सॉल्यूशन नॉट. तो ये याद रखना है आपको स्टूडेंट्स, जब आप ऐसे लिखते हो तो आपके पैराग्राफ की पहली लाइन जिसको हम कहेंगे, इट इज बेसिकली व्हाट वी कॉल इट एज द टॉपिक सेंटेंस. तो टॉपिक सेंटेंस देख के ही, पढ़ के ही एग्जामिनर को पता चल जाना चाहिए कि यू विच डायरेक्शन यू आर गोइंग टू गो. दिस इज बिकॉज, नाउ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, दिस इज बिकॉज बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूमरस बेनिफिट्स. अब ये याद रखना है, सी इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपने ऊपर थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे ये लगाना है कि आपने ऊपर लिख दिया कि ये इन्वेस्टमेंट करना बाइसिकल में, इससे आपका ट्रैफिक कंजेशन और पॉल्यूशन का प्रॉब्लम कम होगा. नाउ आप उसी चीज को वापस दोहराएंगे यहाँ पे, तो इट विल बी अ रिपीटेशन ऑफ थिंग्स. तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अलग सोचना है. तो देखिए मैंने क्या लिखा है, ये समझने की कोशिश कीजिए. दिस इज बिकॉज बिसाइड्स प्रोवाइडिंग न्यूमरस बेनिफिट्स. अब यहाँ पे मैंने ये न्यूमरस बेनिफिट्स लिखे, तो ये किसको कवर करता है गाइज? सोचो ये किसको कवर करता है. ये न्यूमरस बेनिफिट्स मतलब यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने ट्रैफिक कंजेशन और पॉल्यूशन की बात नहीं की क्योंकि मैंने उसको पहले पैराग्राफ में कवर कर लिया है. तो आप मुझे बताएंगे, तो ये न्यूमरस बेनिफिट्स का मतलब हुआ एग्जैक्टली बोथ ऑफ देम. नहीं, बेनिफिट्स का मतलब ये हुआ कि जो मैंने ऊपर के पैराग्राफ में जो डिस्कस किया उसका मतलब ये हुआ. तो उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू राइट इट ओवर हियर. अंडरस्टूड? So this is because besides providing numerous benefits, it is convenient as well in comparison to public transport system. ऊपर जो दिखाए गए बेनिफिट्स है उससे भी अलग एक चीज ये है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम से भी ज्यादा कन्वीनियंट है. क्यों? तो लिखा है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर पीपल लिविंग इन सर्टेन एरियाज. काफी लोग दूर दराज रहते हैं जहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की रीच नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, आपकी बस है, वो आपके घर से 2 किलोमीटर दूर आती है, तो आपको चल के जाना पड़ेगा. सो वो कन्वीनियंट नहीं है. एंड अगर आप ऑड टाइम पे काम करते हो, जैसे अगर आपकी नाइट की शिफ्ट है, तो वहां पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम तो काम नहीं करेगा. तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भले अच्छा है, लेकिन लोग जो सर्टेन एरियाज में काम करते हैं और ऑड टाइम्स पे काम करते हैं, उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, वापस पढ़ना चाहूंगा ताकि आपको एक कंटिन्यूटी रहे. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज नॉट सुटेबल फॉर पीपल लिविंग इन सर्टेन एरियाज एंड वर्किंग एट ऑड टाइम्स एंड रिक्वायर्स मेमथ इन्वेस्टमेंट. मुझे बताना चाहूंगा मैं, मेमथ का मतलब क्या होता है? कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड मेमथ? यस गाइस, मेमथ का मतलब ह्यूज. एग्जैक्टली, मेमथ का मतलब होता है ह्यूज. मेमथ है ना, वो पुराना हाथी था. फॉर एग्जाम्पल मेमथ, जैसे ये एलिफेंट है ना, आपने देखे होंगे, एलिफेंट के पहले की जो प्रजाति थी उसको हम मेमथ कहते हैं. मेमथ का मतलब ह्यूज इन्वेस्टमेंट, बहुत बड़ा. तो उसमें बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है पब्लिक ट्रांसपोर्ट. या एग्जैक्टली आइस एज में था ना, आइस एज में, हाँ बिल्कुल सही. ओके, एग्जैक्टली. सो आइस एज में जो एलिफेंट है उसको आप मेमथ कहते हो. सो उससे क्या होता है, आप देखिए मेट्रो में कितना इन्वेस्टमेंट चला गया हमारा.
इजंट इट? उससे अच्छा गवर्नमेंट ने अगर ट्रैफिक फॉर एग्जांपल बाइसिकल रूट्स बना दिए होते तो कितना सस्ता पड़ता। बाइसिकल सबके पास आ जाती, सस्ती वाली चीज है और उसका रूट बनाना बहुत ईजी है। सो इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसे खर्च करना वो मेमथ इन्वेस्टमेंट है। ओके, अब देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अ वेरी पर्टिनेंट का मतलब होता है रेलिवेंट एग्जांपल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग इन बाइसिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेदरलैंड्स। आप शायद, मैं तो नेदरलैंड्स गया हुआ हूं तो मुझे पता है वहां पे डेडिकेटेड रूट्स है साइकिलिंग के। और पता है आपको, नेदरलैंड्स में जितनी भी बस्ती है, जितने भी लोग रहते, उससे ज्यादा बाइसिकल्स है वहां पे। आप देख लेना इंटरनेट पे तो पता चल जाएगा। ओके, अ वेरी पर्टिनेंट एग्जांपल ऑफ बेनिफिट्स ऑफ बजटिंग इन बाइसिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज नेदरलैंड्स, जहां पे वेयर more than 70% of the people have started using bicycle because of constant government efforts। तो वहां पे 70% से ज्यादा लोग साइकिल का इस्तेमाल करते हैं अपनी हर रोज की जिंदगी में। तो ये देखिए कितने सेंटेंसेस हुए। आई हैव रिटन 1 2 एग्जैक्टली 2 3 और 4, और ये हुए वर्ड्स 102। इज इट गेटिंग क्लियर? सो आई हैव रिटन 102, आई मीन 4 लाइन्स, and total number of words are 102. Is it getting clear? And finally, the conclusion, to conclude, numerous benefits of using bicycle। अब वही चीज को दोहराना है, कंक्लूजन में कोई नए आइडिया नहीं डालने हैं। To conclude, numerous benefits of using bicycle like reduction of traffic congestion and pollution free commuting, commuting मतलब transporting, have prompted number of countries to finance in bicycle friendly projects। देखिए फाइनेंस, मैंने इन्वेस्टमेंट के बदले इस्तेमाल किया फिनेंस का। आप देखिए कितने सारे मैं सिनोनिम्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। आई एम ट्राइंग नॉट टू यूटिलाइज द सेम वर्ड्स अगेन एंड अगेन। क्लियर? और बाद में, तो ये हुआ पहले सवाल का जवाब। याद रखना है कंक्लूजन में दोनों सवाल का जवाब देना है आपको वापस। तो यहाँ पे पहले सवाल का जवाब फर्स्ट लाइन में, और दूसरे लाइन में दूसरे सवाल का जवाब। सवाल था ये, क्या ये वायबल सॉल्यूशन है? तो उसका जवाब दिया मैंने। ऑल्सो दिस अपियर्स टू बी द मोस्ट फिजिबल सॉल्यूशन टू द एवर ग्रोइंग ट्रैफिक प्रॉब्लम सीन एवरीवेयर। सो 2 लाइन लिखी मैंने कंक्लूजन में। सो आई हैव रिटन 2 लाइन्स एंड देयर आर 44 वर्ड्स। आप गैस करोगे मैंने कितनी लाइंस लिखी है टोटल? गाइस जस्ट गैस कीजिए, हाउ मेनी लाइंस हैव रिटन इन टोटल? यस, आई वांट एवरीबॉडी टू आंसर। टोटल कितनी लाइन लिखी? टोटल ऐसे में कितनी लाइन लिखी सोचो आप। मैंने ये रहा पूरा ऐसे आपका, और यहाँ पे देखो मैंने काउंटिंग किया है। इन द फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव रिटन 2 लाइंस, इन द फर्स्ट पैराग्राफ आई हैव रिटन 2 लाइंस, इन द सेकंड पैराग्राफ आई हैव रिटन 3 लाइंस, in the third paragraph I have written 4 lines, and in the last paragraph I have written 2 lines। so total मैंने तकरीबन 280 words लिखे हैं, and I have written 11 lines only। Are you trying to understand what I am trying to say guys and girls? पता चल रहा है मैं क्या बता रहा हूँ आपको? कि आप देखिए मैंने सिर्फ 11 लाइन में, तो मैं तो आपको ये कहता हूँ आप 11 मत लिखिए। इट मे बी डिफिकल्ट फॉर यू टू राइट ओनली 11 लाइन्स, बट यू मे राइट ज्यादा से ज्यादा 14 या 15 लाइन से ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इतना मैं कहना चाहूंगा। इंट्रोडक्शन में 3 लाइन से ज्यादा ना लिखिए। आई रिपीट, इंट्रोडक्शन में यू शुड नॉट बी राइटिंग मोर देन 3 लाइन्स, एंड इन कंक्लूजन ऑल्सो यू शुड नॉट बी राइटिंग मोर देन 2 लाइन्स। ये चीज आप मापदंड अपने दिमाग में डाल दीजिए। So in introduction you should be writing 3 lines, and in conclusion you should be writing 2 lines। So total 5 लाइन माइनस कर दीजिए 15 में से। अगर आपको 15 लाइन लिखनी है तो 5 लाइन माइनस कर दी मैंने, तो बची 10 लाइन। तो आप मैक्सिमम एक पैराग्राफ में 5 लाइन लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। आई वुड नॉट से 5, तो मैं ज्यादा कहूंगा, लेकिन अगर ज्यादा लिखना भी चाहते हो, इफ यू आर नॉट एबल टू मेक 2 बिग सेंटेंसेस, देन यू कैन राइट probably 5 lines, and ideal is 3 to 4 lines। any questions, any doubts students? I hope it is clear to you। पता चल रहा है आपको कैसे लिखना है। You can take the screenshot of this। आप इसका screenshot ले सकते हैं everybody। देखिए मैंने जो तरीका लिखा, फॉर एग्जाम्पल द पॉइंट्स दैट आई हैव टेकन डज नॉट मीन दैट यू नीड टू टेक द सेम पॉइंट्स। यू कैन टेक वॉट एवर पॉइंट्स यू वांट टू राइट। क्लियर? दिस इज माय वे ऑफ राइटिंग। मैंने ये सोचा था, आप अपने हिसाब से अपने पॉइंट्स लिख सकते हो। देयर इज नथिंग टू वरी। क्लियर? ओके ओके, अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Okay, great। I will if you have taken the screenshot, I'll be going ahead with the new things। Please take the screenshot of this। if you have taken yes, say yes, I'll be going ahead with the new things। Okay, great।
Okay, let me take something else. Yeah. Okay. So many students were telling कि सर थोड़ा सा ग्रामर भी हो जाए तो अच्छा रहेगा. So I thought of taking grammar today. A छोटा सा ग्रामर का सेशन है. I want you people to take care of this. Yeah. Is it fine? Okay. Okay, great. So there are certain mistakes that I have seen people doing in their IELTS writing. मैं चाहूंगा सब लोग ध्यान से देखें इसको. This is very very important. Top IELTS grammar mistakes and how to avoid them. A lot of mistakes are being committed by people when you are writing. पहली जो मिस्टेक लोग बच्चे करते हैं वो है यूज ऑफ द वर्ड दी का इस्तेमाल बहुत गलत गलत करते हैं. तो मैं बताना चाहूंगा कि दी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है. मैं बिल्कुल शांति से आपको पढ़ाऊंगा, so it will be very clear. When we use the or the when there is only one of something particular in a particular area. जैसे कि अगर गवर्नमेंट के बारे में बोलना है तो आप दी का इस्तेमाल कीजिए. दी गवर्नमेंट, दी पुलिस, दी ब्रिज, दी रिवर, दी हॉस्पिटल और द हॉस्पिटल. तो व्हेन यू आर स्पीकिंग समथिंग अबाउट अ वेरी पर्टिकुलर थिंग इन ए पर्टिकुलर एरिया तो आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सिमिलरली व्हेन देयर इज ओनली वन इन द एंटायर वर्ल्ड, ये जो पहला जो था वो पूरे एरिया में एक था, ये पूरी दुनिया में एक है. तो इंटरनेट पूरी दुनिया में एक ही है. यू कैन नॉट हैव टू मेनी थ्री और फोर इंटरनेट्स, इजंट इट? तब आपको दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. सो दी इंटरनेट, दी एनवायरनमेंट, दी ओजोन लेयर, दी एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें एक ही है दुनिया में. यू डोंट हैव टू मेनी एनवायरनमेंट्स, एनवायरनमेंट एक ही है. सो इन दैट केस वी नीड टू यूटिलाइज दी. फिफ्थ, कार्डिनल नंबर्स. कार्डिनल नंबर्स मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, fourth, fifth, these are all what we call as cardinal numbers. He came, for example, when I say he is the first person to reach the moon, तो जब आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का इस्तेमाल करते हो, you should always utilize the before it. And finally, the का इस्तेमाल आपको superlatives में भी करना है. Superlatives का मतलब, for example, comparative के बाद superlative आता है, bad, worse, worst. तो worst, तेरा परफॉर्मेंस कैसा है, bad, उससे भी खराब वर्स और उससे भी खराब वर्स, तो दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ सुपरलेटिव डिग्री. तो उसके आगे भी आपको दी का इस्तेमाल करना है. सो यू नीड टू यूटिलाइज बिफोर द सुपरलेटिव्स दी वर्स्ट, दी शॉर्टेस्ट, दी लोएस्ट, दी मोस्ट ब्यूटीफुल, दी लीस्ट इंप्रेसिव. ओके, नाउ दी का इस्तेमाल आप कैसे करोगे? काफी कंट्रीज ऐसी, मैंने देखा है काफी कंट्रीज के आगे आप लोग भूल जाते हो कि दी का इस्तेमाल करना है. फॉर एग्जाम्पल यूएसए है तो आगे दी का इस्तेमाल करना है, बिकॉज बेसिकली इट इज मेड अप ऑफ सर्टेन आइलैंड्स. तो इसलिए हम लोग दी का इस्तेमाल करते हैं. दी यूएसए, दी यूके, दी मालदीव्स, द मिडल ईस्ट, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो इनके आगे आपको ध्यान रखना है, बिकॉज यूएसए और यूके आप जब ग्राफ लिखते हो, मेनी स्टूडेंट्स हु आर इन एकेडमिक मॉड्यूल, तो काफी ग्राफ्स में यूएसए और यूके का जिक्र होता है. काफी जगह पे आपको एग्जाम्पल भी देना होता है. तो आपको याद रखना है कि उसके आगे दी का इस्तेमाल करना अनिवार्य है. उसके बाद बिफोर नाउन्स विच डिस्क्राइब जनरल थिंग्स, जैसे कि एक्सरसाइज इज गुड फॉर द बॉडी, तो ये जनरल थिंग है. तो आपको बॉडी के आगे, वो बॉडी के लिए अच्छी है, तो आपको दी के लिए दी का इस्तेमाल करना पड़ेगा. वापस कहना चाहूंगा, जहां पे जनरल ट्रेंड्स है, जैसे कि दी मोटर बाइक इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, इज इट गेटिंग? दी मोटर बाइक इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म, वो जनरल चीज है. और लास्ट, द रोल ऑफ द टीचर हैज चेंज इन रिसेंट ईयर्स. तो आप किसी पर्टिकुलर टीचर, मतलब कोई आम टीचर की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल टीचर की बात कर रहे हो, तो रोल ऑफ दी टीचर आएगा. सो वहां पे आपको दी का इस्तेमाल करना है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन, प्रोसेस, क्वालिटी और ए चेंज, जैसे कि ओवर द इयर्स द डेवलपमेंट ऑफ टाउन एक्सेलरेटेड, इजंट इट? जैसे कि सिचुएशन कह रहे हो आप, प्रोसेस के बारे में कह रहे हो, क्वालिटी के बारे में कह रहे हो और चेंज के बारे में. द फ्रीक्वेंसी ऑफ वायलेंट क्राइम डिक्रीज्ड ओवर द पीरियड, दी इंप्रूवमेंट इन द लिविंग स्टैंडर्ड्स. तो ये सारी चीजें देखिए, काफी चीजें ऐसी होगी जो आपको रेक्टिफाई करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स. There are certain rules in English that does not have any explanation, जिसकी कोई explanation नहीं है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत होता है. आप मुझसे उसका explanation मांगोगे तो explanation नहीं है. You need to understand कि काफी चीजें ऐसी है जो आपको memorize करनी पड़ेगी. Okay. Countable and uncountable nouns. Countable ऐसे noun जिसका आप इस्तेमाल, फॉर एग्जाम्पल, जिसको आप काउंट कर सकते हो. अनकाउंटेबल ऐसे नाउन जिसका आप काउंट नहीं कर सकते. तो ये बहुत गलतियां बच्चे करते हैं. सम नाउन्स इन इंग्लिश आर अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते, एंड विल देयरफॉर ऑलवेज बी इन द सिंगुलर फॉर्म एंड नेवर प्लूरल. वो कभी प्लूरल फॉर्म में होते ही नहीं है. सम कॉमन नाउन्स दैट स्टूडेंट्स ऑफ्टन गेट रॉन्ग इन द आईएलटीएस टेस्ट आर एडवाइस. अब एडवाइस आप एक ही देते हो, मुझे 5-6 एडवाइजेस नहीं चाहिए, वो गलत है. सो इट इज बेसिकली एन अनकाउंट नाउन. एडवर्टाइजिंग, फूड,
इंफॉर्मेशन, नॉलेज, एडुकेशन, मनी, ट्रैफिक, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट्स नहीं कह सकते, एंटरटेनमेंट ही कहना पड़ेगा, हैप्पीनेस अनकाउंटेबल है, लिटरेचर, वर्क, रिसर्च, ये सारे के सारे जो ये नाउन है इनके पीछे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा। वो याद रहे, उनके पीछे सिंगुलर वर्ब ही लगेगा, उनके पीछे प्लूरल वर्ब नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है देयर वेर मेनी ट्रैफिक इन द सिटी, बच्चे काफी, देयर वेर मेनी, ट्रैफिक सिंगुलर वर्ब है तो ये गलत है। जैसे कि 3 एडवाइस, क्या आप मुझे 3 एडवाइस दे सकते हो, तो आप भले हिंदी में बोलो 3 एडवाइस देना, लेकिन इंग्लिश में नहीं कह सकते 3 एडवाइस। इज इट गेटिंग क्लियर? अ नंबर ऑफ लिटरेचर, अ हैप्पीनेस, अ एंटरटेनमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसके अलावा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि इसके पीछे सिंगुलर फॉर्म ही लगेगा। देन कम्स नाउन वर्ब एग्रीमेंट। नाउन वर्ब एग्रीमेंट में मैंने पूरा लेक्चर लिया था, आई टूक ए वंडरफुल लेक्चर ऑन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो यहाँ पे याद रखना है कि बच्चे जहाँ पे देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, जैसे कि देयर इज सम डॉग्स आउटसाइड, तो भूल जाते हैं कि डॉग्स जो है वो प्लूरल है, तो याद रखना है देयर आर सम डॉग्स आउटसाइड। तो यहाँ पे याद रखना है कि वर्ब पहले आ जाता है और नाउन बाद में आता है। मैं सबको ये दोहराना चाहूंगा, whenever a sentence starts with there, many students commit mistakes। तो याद रखना है पीछे पहले नाउन को देखिए वो सिंगुलर है कि प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो आगे सिंगुलर वर्ब लगेगा, अगर पीछे प्लूरल है तो आगे प्लूरल वर्ब लगेगा। ओके, जैसे कि देयर इज सम फूड इन द किचन, वो परफेक्ट है। हियर आर सम होमवर्क फॉर यू, भले आप 5-6 होमवर्क दे रहे हो बच्चे को तो ऐसा मत लिखो सम होमवर्क, इजंट इट? देयर आर सम एग्स इन द किचन, ये काउंटेबल है तो उसके आगे आप लगा सकते हो। ओके, देन कम्स, अब मैं ये बहुत अच्छी चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, काफी वर्ब्स ऐसे हैं जिनके आगे इंफिनिटिव ही लगता है। फॉर एग्जांपल, जिसके पीछे इंफिनिटिव लगता है। नाउ बिफोर आई गो अहेड विद दिस टाइप ऑफ वर्ब्स, मैं आपको ये कहना चाहूंगा वर्ब के 3 प्रकार होते हैं, सिंपल पार्ट, सिंपल फॉर्म, infinitive form and ing form। I repeat, verb has got 3 forms। simple form मतलब कि play is a simple form, to play is an infinitive form, and playing is a past participle or gerund। is it getting clear? तो ये ऐसे verbs आप देख रहे हो जो बार बार इस्तेमाल होते हैं जिनके पीछे to ही लगेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लर्न हाउ टू, यू शुड लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। आप ऐसा नहीं कह सकते यू शुड लर्न हाउ लर्न स्पीकिंग इन इंग्लिश, ऐसा नहीं, यू शुड लर्न मतलब लर्न हाउ है, उसके पीछे इन्फिनिटिव ही लगेगा। आई वुड लाइक टू नो, that is also very very important। so these are also infinitive things that you need to understand। then want, seem, refuse, promise, prepare, offer, learn, ये वापस आया, हाँ, hope, help, deserve, decide, afford and ask। इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, एंड यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हाइल प्रैक्टिसिंग स्पीकिंग आप इसके पीछे इन्फिनिटिव ही इस्तेमाल करते हो। जैसे कि इट इज इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इज इट गेटिंग क्लियर? लर्न हाउ आया तो पीछे टू लगता है। मोस्ट पीपल कैन नॉट अफोर्ड गोइंग ऑन हॉलीडे एवरी ईयर, नहीं आएगा। आई रिपीट, मेनी स्टूडेंट्स स्पीक दिस वे, मेनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड गोइंग ऑन हॉलीडे एवरी ईयर, तो अफोर्ड टू आता है तो पीछे अफोर्ड आता है तो टू ही लगेगा पीछे। एंड आई वुड लाइक, तो आई वुड लाइक है, आई वुड लाइक स्टडिंग ओवरसीज नहीं आएगा, आई वुड लाइक टू ही आएगा पीछे। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ब ऐसे है जिनके पीछे इन्फिनिटिव मतलब वर्ब जो आएगा उसके पीछे वो टू फॉर्म का ही आएगा। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट स्टूडेंट्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, and I want you people to remember this। any questions, any doubts on this? Understood everybody? Have you understood guys? okay great। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ओके। वैसे ही काफी वर्ड्स ऐसे हैं, काफी वर्ब ऐसे जिनके पीछे आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। जैसे काफी वर्ड्स ऐसे थे जिनके पीछे, फॉर एग्जांपल, काफी वर्ब ऐसे थे जिनके पीछे टू लगता था, लेकिन ये ऐसे वर्ड है जिनके पीछे वर्ब आईएनजी फॉर्म में ही लगेगा। ये भी मेमोराइज कर लीजिए। वी यूज वर्ब प्लस आईएनजी आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब, जैसे कि सजेस्ट, रेकमेंड, प्रैक्टिस, माइंड, कीप, इन्वॉल्व, इमेजिन, गिव अप, फिनिश, एंजॉय, डिनाई, कंसिडर, कैरी ऑन एंड अवॉइड। तो ये ऐसे वर्ड्स है जिनके पीछे आईएनजी ही फॉर्म ही लगेगा। जैसे देखिए लिखा है, आई वुड रेकमेंड टू चेक, नहीं आएगा। I would recommend to check your writing for mistakes is a wrong sentence। I would recommend checking your writing for mistakes। You should avoid drinking coffee after 6 p.m। आप ऐसा नहीं कह सकते you should avoid to drink coffee after 6 p.m। It's a wrong, grammatically wrong sentence। And I have finished to write my essay, नहीं आएगा। I have finished writing my essay। Have you understood? तो ये आप मेमोराइज कर लीजिए स्टूडेंट्स। बहुत गलतियां मैंने स्पीकिंग में देखा है, बच्चे बहुत गलतियां करते हैं।
तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पीछे इन्फिनेटिव फॉर्म ही लगेगा, और ये वर्ड्स ऐसे हैं जिनके पीछे आईएनजी फॉर्म ही लगेगा। एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स माय डियर स्टूडेंट्स? यस और नो गाइस? एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? क्लियर? याद, समझ आ गया? बाद में देख लेना, समझ आ जाना बहुत जरूरी है। ओके ओके ग्रेट। नाउ अदर इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कॉमास। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने काफी देखा है कि आप डिस्कोर्स मार्कर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आप व्हेन यू राइट एन एसे इन द आईएलटीएस राइटिंग टेस्ट, यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा है, वी ऑफ्टन यूज phrases called discourse markers or linking phrases. When we write in an essay, you are utilizing lots of discourse markers to link our ideas together, such as on the one hand, on the other hand, however, for example, nevertheless, firstly, secondly, in conclusion, in summary. तो याद रखना है, काफी बच्चे ऐसा करते हैं कि ये जो वर्ड्स होते हैं, ये डिस्कोर्स मार्कर्स होते हैं, फर्स्टली, ऑन द अदर हैंड, दो गलतियां मैंने देखी है बच्चे करते हैं। नंबर वन, एक तो कॉमा ही नहीं करते। So we normally use a comma after discourse marker that introduces a sentence. अगर कोई सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करते हो तो उसके पीछे कॉमा, मतलब ये अगर ये मार्कर्स का इस्तेमाल करते हो तो उसके पीछे कॉमा लगना जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने देखी है, लोग कॉमा के पीछे कैपिटल में स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर नाउन नहीं है तो भी। मैंने काफी केसेस देखे हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या करते हैं बच्चे, फर्स्टली दी मेन कॉज, तो दी को क्या करते हैं, टी को कैपिटल लगा देते हैं, तो ये नहीं चलेगा। ऑन द अदर हैंड मोटर व्हीकल्स जो है तो एम को कैपिटल कर देते हैं। मैं बताना चाहूंगा, unless and until it is a proper noun, you don't need to write in capital after the comma. Have you understood my dear students? मैंने काफी बच्चों में ऐसा प्रॉब्लम्स देखा है। वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट गेटिंग क्लियर? Have you understood now? Exactly. Okay, fine. Very very important. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर राइटिंग कॉमा, अगर आप ये डिस्कोर्स मार्कर्स बीच में इस्तेमाल करते हो, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। वापस दोहराना चाहूंगा कि ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि ये डिस्कोर्स मार्कर्स का बीच में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे मैंने पहले इस्तेमाल किया, देन इट शुड बी फॉलोड बाय कॉमा। We also use commas on either side of discourse markers in the middle of the sentences. अगर ये discourse markers का इस्तेमाल आप बीच में करते हो तो आपको दोनों तरफ कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे देखिए, fossil fuels are mostly to blame for global warming. However, देखिए however में मैंने दोनों तरफ कॉमा लगाया है। Some people believe this is a natural process. So this is the way by which you can give variety to your sentences also. Discourse markers को अगर आप बीच में सेंटेंस में लगाते हो तो दोनों तरफ कॉमा लगाइए। और यहाँ पे देखिए, fossil fuels are mostly to blame for global warming. For example, देखिए for example मैंने यहाँ पे बीच में डाला तो दोनों तरफ कॉमा लगाया, from cars and factories. इसका दो फायदा है। इससे ये होगा कि हर बार ये कहना, अगर फॉर एग्जांपल इफ यू आर राइटिंग फॉर एग्जांपल इन एन एसे, अगर आप ये लिखते हो, डिस्कोर्स मतलब मार्कर मतलब कनेक्टिव्स, इसको हम कनेक्टिव्स कहेंगे। मैं पहले सबको ये कहना चाहूंगा, यूजुअली व्हेन यू आर गिविंग एन एग्जांपल इन योर एसे, तो आप स्टार्ट कैसे करते हो? फॉर एग्जांपल, इजंट इट? अगर आप एग्जांपल स्टार्ट देना चाहते हो तो आप कैसे स्टार्ट करते हो? फॉर एग्जांपल। तो कभी कभार आप ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर एग्जांपल को यहाँ पे डाल दिया, तो देखो कितनी वेराइटी आ जाएगी। देखो, check it out. Are you understanding what I'm trying to say? Rather than saying, rather हर बार ऐसा करना कि फॉर एग्जाम्पल पहले करना, फॉर एग्जाम्पल पहले लिखना, क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि फॉर एग्जाम्पल बीच में डाल दो? तो देखो सेंटेंस की वेराइटी कितनी सुंदर आ जाएगी। यूजुअली आप क्या करते हो, फॉर एग्जाम्पल करके ऐसा लिखना चालू करते हो, इजंट इट? फॉर एग्जाम्पल और बाद में कॉमा करते हो। तो आप कभी कभार ये भी कर सकते हो। देखो कितना अच्छा है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस और नो? ओके, ये समझो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो आई वांट, अब जब ऐसे लिखते हो तो मैं चाहूंगा कि आप एग्जांपल जब देते हो, व्हेन यू आर गिविंग एन एग्जांपल, आप बीच में ऐसा करोगे, यू आर गोइंग टू राइट एग्जांपल लाइक दिस। अब मैं देखना चाहता हूं कि आपने ऐसा किया है कि नहीं। क्लियर? लेकिन याद रहे, जब आप ये एग्जाम्पल देते हो दोनों तरफ कॉमा होना जरूरी है। आई वॉन्ट यू पीपल टू हैव कॉमा ऑन बोथ द साइड्स। क्लियर? तो ये अच्छा वेराइटी हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे प्रेपोजिशंस है, स्टूडेंट्स आर ऑफन गेट कंफ्यूज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप स्टार्ट भी कर सकते हो फॉर इंस्टेंस, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द वेराइटी, विराज। सो इफ यू वांट टू ऐड वेराइटी यू कैन डू दिस। ओके, students often get confused about which prepositions to use after adjectives and nouns. Here are some common expressions. अब काफी कबार क्या होता है, जैसे कि he is bad at cricket, बच्चे क्या बोलते हैं पता है? he is bad in cricket.
क्या बोलते हैं पता है? ही इज बैड इन क्रिकेट, ही इज गुड इन क्रिकेट। आपको ये करना है, ही इज बैड एट क्रिकेट। तो आपको याद रखना है ऐसे वर्ड्स, एट आता है, बैड, गुड और सरप्राइज्ड, इन तीनों के पीछे एट ही लगता है। अंडरस्टूड एवरीबडी? You are utilizing the wrong preposition while you are speaking and writing. He is bad at cricket. He is not good at cricket. Everybody, अब जाग रहे हो या सो रहे हो? एवरीबडी, मेरे लेक्चर में सोने का तो सवाल ही नहीं, लेकिन पता तो चल रहा है ना, नॉलेज तो मिल रहा है ना आप लोगों को। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हाँ हाँ ठीक है, ओके। देन अबाउट और विथ, अबाउट और विथ, अबाउट और विथ कहाँ? ही इज प्लीज्ड अबाउट समथिंग, आई एम प्लीज्ड अबाउट हिज परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे देखिए प्लीज्ड समथिंग का, अगर ये बहुत है, अगर मैं किसी, ही इज प्लीज्ड अबाउट हिज बिहेवियर एंड ही इज प्लीज्ड विथ रमेश। तो अगर किसी किसी चीज के बारे में करना है तो प्लीज के पीछे अबाउट लगेगा, और किसी के बारे में करना है तो प्लीज के पीछे विथ लगेगा। एंग्री किसी चीज के बारे में, और किसी के बारे में करना है तो विथ, याद रहेगा। डिसअपॉइंटेड अबाउट समथिंग, डिसअपॉइंटेड विथ समवन, एंड वरीड अबाउट समथिंग और समवन। ये बहुत अच्छी चीज है स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लीजिए। अगर किसी के, आई एम प्लीज्ड अबाउट आई एम प्लीज्ड अबाउट माई हाउस, तो समथिंग हो गया। बट आई एम प्लीज्ड विथ रमेश, आर यू गेटिंग द पॉइंट? यू कैन नॉट से आई एम प्लीज्ड अबाउट रमेश, या तो फिर आई एम प्लीज्ड अबाउट, आई एम प्लीज्ड विथ माई हाउस, आई एम प्लीज्ड अबाउट माई हाउस, और आई एम प्लीज्ड विथ समथिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स, क्लियर? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, अबाउट समथिंग मैंने लिखा हुआ है। और जब आप राइटिंग टास्क 1, जो बच्चे एकेडमिक टास्क वाले हैं उनको पता चल जाना चाहिए, राइज इन, डिक्रीज इन, जब इन का इस्तेमाल, राइज, डिक्रीज, इंक्रीज, फॉल और ड्रॉप, इनके पीछे इन ही लगेगा। इफ यू टेकन द स्क्रीनशॉट आई विल गो फर्दर। और शायद ये खत्म हो गया है, लेकिन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने देखा कि काफी बच्चे मिस्टेक्स कर रहे थे, सो आई थॉट ऑफ टेकिंग दिस लेक्चर। बोलिए, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? यस गाइस, exactly, he's not pleased with. Excellent, somebody has given a very good example. Okay, okay, clear? So ये चीज याद रखनी है। Okay, now have you got time and energy to do something else? 1 घंटा होने को आया, so do you want me to take, I want you people to stay। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर सब रहते हैं तो मैं करूंगा, वरना we can go ahead। Yes everybody, you want me to take further? No, Hina is saying no। Okay, काफी लोग बच्चे ना बोल रहे। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू टुमारो, okay, what I'm going to do, I am going to send the latest topics of speaking, everybody। I'm going to take latest topics of speaking, for example, you can always ask me personal questions tomorrow, so don't worry, you can always ask me personal questions tomorrow, Gaurang, don't worry। okay, मैं ये चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे पास लेटेस्ट स्पीकिंग के टॉपिक्स आए हुए हैं, आई एम गोइंग टू send you all those speaking topics tomorrow on your on your WhatsApp number। so and I'll be taking a test of this speaking topics probably today, this week or probably next week। तो मैं कहना चाहूंगा लेटेस्ट जो टॉपिक आए हैं स्पीकिंग के हमारे पास, जो अभी के एग्जाम में हुए हैं, that means in the month of October and November, I'll be sending those topics to you tomorrow probably by afternoon or by evening। और मैं चाहूंगा, ज्यादातर होता क्या कि वही टॉपिक्स रिपीट होते हैं, so I recommend you people to go through those topics and prepare, and if you got any doubts you can always let me know। clear students? Okay, any questions? So let us end the lecture। Yeah, any questions? Yeah, there will be test this, I would like to tell you students कि हम लोग दिवाली की इस बार टेस्ट होगी, so I want you people to be there। okay, so let me see if I have got something else, let me see। okay, just a minute। yeah, sure। okay, yeah, I'll discuss about the holidays। okay, fine, I'll be giving you clue cards tomorrow। so great। okay, anyways guys, many students are telling me कि sir उनको जाना है, तो that yeah, दिवाली में 2 या 3 दिन का ही ब्रेक होगा, don't worry। okay, so I'm concluding my lecture students। I hope you enjoyed the lecture। I took 3 things today। मैंने ग्रामर I took grammar and we took also essay and we also took vocab। मैं चाहूंगा vocab अपनी improve कीजिए। I want you people to take the vocab, go to the vocab session। and thank you so much students, thank you so much। thank you Dev। bye students।